प्रिय विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। बच्चों, एक ऐसी रोचक कहानी गलता लोहा, जिसमें मोहन के मित्र धनराम और मोहन जो आपस में अपने बचपन की बातें, बीते हुए समय की बातों में खो जाते हैं, किस तरह से मोहन अपनी पढ़ाई लिखाई आगे कर पाता है, कैसे उसे उसके पड़ोस के एक मित्र रमेश कैसे लखनऊ लेकर जाते हैं, उसके साथ कैसा लोग व्यवहार करते हैं, और धनराम की क्या स्थिति होती है कि पिता गंगाराम की मृत्यु के बाद वह पूरी जिम्मेदारी घर की संभाल लेता है। यह कहानी अभी आगे भी है। तो बच्चों, भाग 3 लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत हैं। एक बार पुनः आप देखिए कुछ गद्यांश और उसके बाद इसके विषय में हम आपको बताएंगे। तो बच्चों, मोहन और धनराम दोनों बचपन के मित्र थे। मोहन जहाँ पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि का था, तेज बुद्धि का था, वही धनराम अपने आप को मंद बुद्धि का मानता था और उसने अपने पिता के द्वारा जो किए गए कार्य थे, लोहे का कार्य, वह स्वीकार कर लिया और पिता के आफत पर ही बैठ करके अपना काम करने लगा। लेकिन मोहन पढ़ने में तो तेज था, कुशाग्र बुद्धि का था। मास्टर त्रिलोक सिंह जी भी उससे बहुत अपेक्षा करते थे और पाठशाला में प्रथम स्थान पर आया था। उसे पढ़ाने के लिए उनके पिता बंशीधर ने दूर एक गांव स्कूल था, वहां भेजा। लेकिन बीच में क्योंकि पहाड़ क्षेत्र था, नदी थी, आते जाते समय नदी में बाढ़ आने का हमेशा खतरा बना रहता था। मोहन थक हार जाता था घर पहुंचने में, तो उन्होंने वहां रुकने की एक यजमान के यहाँ व्यवस्था भी करा दी। लेकिन फिर भी वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाता। ठीक है, तो देखिए आगे की जो शेष कहानी है उसका वाचन करेंगे और उसके बाद जो कठिन शब्द होंगे उसे हम आपको देखिए। बच्चों, इसमें बताया गया है कि वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया। डेरा का अर्थ है रुकने का स्थान। कहने का अर्थ यह है बच्चों, क्योंकि ये जो कहानी है शेखर जोशी भी आप जानते हैं कि अल्मोड़ा उत्तराखंड क्षेत्र के थे और कहानी भी वहाँ की ही पृष्ठभूमि पर आधारित है। एक तो पहाड़ों की ऊंचाई, दूसरे नदी में एकाएक जो है बाढ़ आया करती थी, बरसात का मौसम था, पानी ज़्यादा हो जाता था, मोहन को स्कूल जाने आने में दिक्कत होती थी। इसलिए उनके पिता बंशीधर ने नदी उस पार के गांव में एक यजमान थे जहां वो पूजा पाठ कराते थे, वहां पर उन्होंने क्या किया कि रुकने का स्थान तय कर लिया, डेरा बना लिया। मोहन वहां रुक करके तब तक आने जाने की दिक्कत नहीं होगी, वो पढ़ाई करेगा, इसलिए उन्होंने व्यवस्था की। देखिए, घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। जैसे अन्य बच्चे खा पी करके जाते थे, वैसे मोहन भी स्कूल जाता था। जब नदी में पानी कम हो जाता था तो वह घर भी चला आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था, तो पहाड़ी के दूसरे ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़, झंखार और पात पतेल आने शुरू हुए, तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग
किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बच्चों, इसमें एक शब्द आया है घसियारू। देखिए, घसियारू कहें या घसियारा कहें, इसका अर्थ है घास काटने वाले लोग। ठीक है। देखिए, इस पूरे गद्यांश का तात्पर्य ये है कि यजमान के यहाँ रह करके मोहन पढ़ाई करने लगा, क्योंकि वर्षा के समय में नदी में कभी कभी बाढ़ आ जाया करती थी। जब पानी नहीं होता था तो मोहन घर आ जाता था, लेकिन सामान्य तौर पर पानी नहीं था। घसियारे घास काटने वाले लोग भी नदी पार करके आसानी से जाते थे और आते थे। संयोग की बात यह थी कि एक दिन मोहन घर आ रहा था और नदी पार करते समय पहाड़ के दूसरे क्षेत्र में बारिश हुई थी और एकाएक नदी में बाढ़ आ गई। घसियारे समझदार थे, जानकार थे, क्योंकि वह उनसे हमेशा नदी की तरफ आने जाने का कार्य उनका रहता था। तो सबसे पहले तो पात पते अर्थात बहुत से पत्ते घास फूस सब बहते हुए पानी में, मटमैला पानी, हल्का मिट्टी कंकड़ लिए हुए बहते हुए आ रहा था। घसियारे समझ गए कि नदी में तेज धारा में बाढ़ आ रही है और वो जल्दी भागते दौड़ते किनारे तक पहुंच पाए। मोहन भी सुरक्षित बच गया। लेकिन जब घर आया और उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उनके पिताजी मोहन के भविष्य को लेकर के डर गए कि एक दिन की बात होती तो ठीक था, स्कूल रोज जाना है, प्रतिदिन जाना है, और इस तरह से किसी दिन नदी में बाढ़ आ गई, मोहन बह गया तो फिर क्या करें। तो भविष्य की चिंता को लेकर के वह डर गए और उन्होंने जो है मोहन को स्कूल जाने से रोक दिया। ठीक, देखिए, चिंतित रहने लगे। वो सोचने लगे कि हम मोहन को कहाँ पढ़ाएं, कहाँ भेजें। अब वहाँ भी नदी बाढ़ आ जाती है, दिक्कत हो जाती है। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश। बच्चों देखिए, अभी तक पात्रों की बात करें तो धनराम, गंगाराम, इसी प्रकार वंशीधर और मोहन। और त्रिलोक सिंह। ठीक, इतने पात्र। धनराम के पिता गंगाराम, मोहन के पिता वंशीधर, इसके बाद त्रिलोक सिंह। लेकिन अब एक नया नाम जो है वो है रमेश। देखिए, कहानी वैसे विशेष रूप से मोहन और धनराम के इर्द गिर्द ही घूमती है। वंशीधर भी इसमें सम्मिलित हैं, त्रिलोक सिंह भी, लेकिन गंगाराम का बहुत कम ही वर्णन है। अब रमेश भी एक नए पात्र इस कहानी में आगे मिले। देखिए, तो बच्चों, रमेश बिरादरी के एक संपन्न परिवार का एक युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। रमेश जो है छुट्टियां हुई थी और वह अपने गांव आया था। और वह किसकी बिरादरी का था? बंशीधर की बिरादरी। इनके ही पड़ोसी थे, इनके बिरादरी के रमेश थे। ठीक, इस प्रकार बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। बच्चों, रमेश से बंशीधर ने अपनी दुख, अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि हमारा बेटा मोहन जो है पढ़ने में तेज है, लेकिन परेशानी यह है कि मोहन की पढ़ने की उचित व्यवस्था यहाँ पर गांव में नहीं है। और रमेश ने जब
यह बात बंशीधर की सुना तो रमेश ने कहा कि लखनऊ बड़ा शहर है, हमारे यहाँ जैसे 4 प्राणी परिवार में 4-5 लोग हैं, वैसे मोहन भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मोहन को आप हमारे साथ भेज दीजिए और मैं मोहन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी देखूंगा, ठीक है। और इस प्रकार से रमेश ने यह बात किससे कहा? बंशीधर से कहा। बंशीधर को इस प्रकार की बातें सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी भी हुई। आगे देखिए, सहानुभूति शब्द का अर्थ होता है किसी के दुख में दुख व्यक्त करना, उसके प्रति वैसी ही अनुभूति। बंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिले, क्योंकि कौन ऐसा पिता होगा बच्चों जो ये नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र जो है पढ़े लिखे। बंशीधर को लगा कि रमेश मेरे लिए सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि साक्षात भगवान है, जो हमारे बेटे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। आंखों में पानी छलछलाना, प्रसन्नता, खुशी के आंसू थे भर गई। गले से वे केवल इतना ही कह पाए, बिरादरी का यही सहारा। उन्होंने क्या कहा कि बिरादरी का यही सहारा। किससे कहा? रमेश से, बाकी कुछ कहने। अब देखिए, छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा, क्योंकि छुट्टियों में रमेश गांव गए थे। यह बात बंशीधर से हुई थी। छुट्टियां समाप्त हो चुकी थी, रमेश को लखनऊ जाना था, तो रमेश ने भी जब अपने परिवार के साथ लखनऊ रमेश जाने लगा तो उसने भी मोहन को अपने साथ लेकर के लखनऊ चल दिया। अब मोहन अपने माता पिता को, अभी तक जो माता पिता के साथ था उस स्नेह में पला बढ़ा था, उन्हें छोड़ करके एक तो डरा सामा सा वो लखनऊ चला गया। देखिए, बिछुड़कर सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले के सभी चाचियों और भाभियों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन हुआ। बच्चों, बंशीधर ने जिस लालसा से, जिस इच्छा से रमेश को साक्षात भगवान कहा था कि आप साक्षात भगवान जैसे हैं, हमारे सहारा बने हैं, मोहन को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी रमेश ने ली थी। रमेश लखनऊ ले करके मोहन को गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो रमेश की पत्नी थी, बहू थी, परिवार में जो महिलाएं थी जिन्हें मोहन चाची और भाभी कहता था, वह लोग धीरे धीरे घर के काम काज में मोहन को भी सम्मिलित करने लगे। कभी मोहन से कुछ मंगवाती थी, कभी कुछ मंगवाती थी सामान। घर के छोटे बड़े काम उससे कहती थी करने के लिए। और यहाँ तक कि रमेश के परिवार की स्त्रियां ही नहीं बल्कि पास पड़ोस मोहल्ले की भी जो चाचियां भाभियां थी, वे सभी मोहन को बुला लेती और मोहन से सामान मंगवाती थी। देखिए क्या कहती थी, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। इस तरह से वो कहती थी। बच्चों, एक आपके लिए प्रश्न भी है, देखिए इसमें ये जो वाक्य दिए गए हैं, जैसे देखिए जो पहला वाक्य है, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। ठीक, थोड़ा दही तो ला दे बाजार से।
इसी प्रकार से दूसरा एक वाक्य है, मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो आप, ये कपड़े धोबी को तो दे आप। ठीक, इसी प्रकार तीसरा है, मोहन संबोधन चिन्ह लगा हुआ बच्चों, अर्थात हे मोहन, संबोधन चिन्ह आप जानते होंगे। मोहन 1 किलो आलू तो ला दे, 1 किलो आलू तो ला दे। बच्चों ये तीनों जो वाक्य है, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। बच्चों ये सही क्रम में वाक्य नहीं है, सही क्रम में वाक्य नहीं है। आप देख रहे होंगे कि मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, वाक्य सही नहीं है। इसमें कुछ वाक्य को आप परिवर्तन करिए। कहने का अर्थ है कि सही क्रम में इस वाक्य को आप लिखेंगे और आप जो है हमें व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, तो आप इन तीनों वाक्य को, अभी हम इसे आपको नहीं बताएंगे, आप स्वयं अपने बुद्धि से इसे सही क्रम में लिखना है। ठीक है, पहले एक वाक्य क्रम से लिखेंगे, फिर दूसरा वाक्य, फिर तीसरा वाक्य। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, ये सही कैसे, क्या क्रम इसका होगा? मोहन ये कपड़े धोबी को तो दे आ, सही क्रम इसका क्या होगा, इसे आप लिखना है। मोहन 1 किलो आलू तो ला दे, इसका सही क्रम क्या होगा? ठीक है, ये कहानी में आया हुआ है। जो पास पड़ोस की स्त्रियां हैं, जो घर में महिलाएं हैं, वे सभी लोग इसी तरह से कह कर करके बाजार भेजती हैं। मोहन की पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो पाती, वह सामान्य घर का नौकर सा बन जाता है। तो इस प्रकार ये सब सही क्रम में नहीं है, इसे आप सही क्रम में लगाएंगे और मोहन मात्र परिवार का, पास पड़ोस का एक सामान्य नौकर बन जाता है। आगे देखिए, औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ा। बच्चों, रमेश सामान्य ऑफिस में एक कर्मचारी थे, दफ्तर में एक कर्मचारी मात्र थे, लेकिन वह पास पड़ोस में अपने सम्मान के विरुद्ध क्या मानते थे कि मोहन हमारा भाई है, हमारे परिवार का है, हमारा बिरादरी है, हमारे पड़ोस का है। उसे बिरादरी बताना भी रमेश अपने सम्मान के खिलाफ मानते थे। ठीक, लोगों की नजर में वह एक नौकर की तरह से, लेकिन मोहन को यह सब कहाँ पता था? वह तो सरल हृदय का था, माता पिता के दुलार में पला बढ़ा था और पिता वंशीधर बड़ी आशा और अपेक्षा से रमेश के साथ मोहन को भेजे थे। यहाँ वह नए शहर में आया हुआ था, एक नौकर मात्र बन गया था और उससे सभी महिलाएं कहती थी, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। ठीक, इस प्रकार के सामान उससे मंगवाया। देखिए, और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद, हीला हवाली अर्थात थोड़ा सा कुछ कहने सुनने के बाद, क्योंकि विरोध मोहन के करने पर रमेश ने निकट के माने पास के ही एक साधारण से सामान्य स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण
जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बधी बधाई लेख पर चलता कि सुबह उठता था, घर के काम करता था, इसके बाद सामान्य स्कूल में नाम लिखवाया गया, एडमिशन करवाया गया, जहाँ पर पढ़ाई ही नहीं होती थी ढंग से। वह घर के काम में उलझा रहता था, पास पड़ोस की स्त्रियाँ भी उससे कुछ सामान मंगवा लेती थी, तो दिन भर वह थका रहता था, कुछ न पढ़ाई स्वयं कर सकता था, न स्कूल जाने का उसे समय मिल पाता था, पढ़ाई उसकी नहीं हो पाती। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी मिला, तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता। बच्चों, हम दर्जे शब्द का अर्थ बता चुके हैं, यहाँ भी दिया हुआ है दर्जे अर्थात कक्षा। ठीक है, कहने का मतलब यह है बच्चों कि मोहन जब गर्मी की छुट्टी होती थी वह घर जाना चाहता था, एक दो बार घर गया, लेकिन जब छुट्टी होती थी घर जाना चाहता था तो रमेश कहता था कि तुम अगले क्लास की तैयारी के लिए रुक जाओ, और रोक देता था, उसे जाने भी नहीं देता था। इस तरह से सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का। ऐसा नहीं था कि रमेश बहुत ज़्यादा मानता था, मोहन को बहुत स्नेह करता था और वह जिम्मेदारी समझता था, और मोहन का शुभेच्छु था कि पढ़ाई लिखाई मोहन करे, अगली क्लास की तैयारी करे। ऐसा नहीं था। वह सोचता था कि मोहन अगर चला जाएगा तो उसकी गृहस्थी, उसके घर कार्य की जो सुविधाएं हैं, जो काम है, वो कौन करेगा। और मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई उसके पास चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता। वह घर वालों से अपनी सच्चाई, अपनी वास्तविकता, अपनी मजबूरी भी बताता तो उसके माता पिता बहुत दुखी होते, परेशान होते। वह उन्हें ऐसा कुछ कह करके बता करके दुखी भी नहीं होना चाहता था। वह सोचता था कि माता पिता हमारे दुखी होंगे, परेशान होंगे, इसलिए वह उसको छुपाए भी रखा। बंसीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देखते थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में ही नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे बेकार फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी को कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपनी किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगा। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि 8वीं पास के बाद मोहन लखनऊ गया था। आगे की पढ़ाई उसकी हो नहीं पाती थी। घर वालों को सही जानकारी देकर के वह दुखी नहीं करना चाहता था। और रमेश ने क्या किया, उसने मोहन से कहा कि बीए एमए करके लोग तो मारे फिर रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोग घूम रहे हैं। इससे अच्छा है कि कोई हाथ का काम सीख ले, मतलब कोई हाथ में गुण सीख ले। एक व्यक्ति से उन्होंने बात किया और एक कारखाने में मोहन को ले जाकर के लगवा दिया। अब मोहन लोहे के कारखाने में काम कर वहाँ सीख लिया। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों, वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगे। जब कोई वंशीधर से गांव पूछता था कि आपका बेटा क्या कर रहा है, मोहन की पढ़ाई कहाँ तक पहुँची, तो वह जो है प्रसन्नता से बताने लगते। और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा।
जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। बच्चों, एक सपना पाल रखा था मोहन के पिता वंशीधर ने। गांव में जब कोई मोहन के विषय में पूछता था तो वो कहते थे कि वो बड़ा अफसर बनकर के लौटेगा, बड़े प्रसन्न होते थे। लेकिन जिस दिन वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि मोहन तो पढ़ाई लिखाई न कर सका, एक कारखाने में मात्र काम करता है, तो वह अपने टूटे हुए सपने को किसी से कह भी नहीं पाए। बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। उनके साथ एक धोखा किया गया था, उस बच्चे के भविष्य के साथ धोखा किया गया था और यह सब कुछ करने का कार्य रमेश ने किया था। रमेश ने वंशीधर के विश्वास को खोया था, मोहन के भविष्य को चौपट किया था। इस तरह के बहुत से मेधावी कुशाग्र बच्चे जो होते हैं वह इसके शिकार होते हैं, लोगों की झूठी बातों में उलझ जाते हैं और इस तरह से उनका भविष्य चौपट हो जाता है। तो बच्चों, अपने स्वप्न भंग की बातें भी वो नहीं कह पा रहे थे, साहस नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया कि उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हुई। सेक्रेटेरिएट मैंने होता है सचिवालय, मैंने सचिवालय में वो लखनऊ में नौकरी उसको मिल गई और शीघ्र ही विभागीय परीक्षा देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था, क्योंकि त्रिलोक सिंह ने पहले ही कहा था कि आगे चल करके नाम करेगा, अफसर बनेगा, बहुत आगे जाएगा यह मोहन। तुम्हें बहुत विश्वास था, ऐसा होना ही था उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक बचोते थे। बच्चों, धनराम कभी मोहन के विषय में पूछता था तो वंशीधर यही जवाब देते थे कि वो बड़ा अफसर बन करके आएगा, सचिवालय में काम कर रहा है। तो धनराम कहता था कि मास्टर साहब की बातों में कुछ सच हुई, क्योंकि त्रिलोक सिंह जी कहते थे कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, अफसर बनेगा। लेकिन यहाँ पर वंशीधर झूठ बोलते थे, दांतों में तिनका दबा करके वह असत्य भाषण भी कर देते थे, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, सत्य उनसे मुँह से कह नहीं पा रहे थे, निकल नहीं पा रहा। तो बच्चों, इसी प्रकार अभी तक का जो गद्यांश है, जो कहानी है, किस तरह से रमेश का कैसा व्यवहार मोहन के प्रति रहा, कैसा धोखा उन्होंने वंशीधर को दिया, मोहन के भविष्य को चौपट किया। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो धनराम और मोहन दोनों परम मित्र कैसे अपने पीछे के जीवन की बातें कर रहे हैं। अभी तक धनराम की बात हुई थी, लेकिन अब इसमें जो है मोहन के पिछले समय की बात हो रही है। चलिए देखिए, कुछ प्रश्न है जिसे आप अवश्य लिखेंगे। देखिए, कुछ प्रश्न बच्चों नोट करिएगा आप। देखिए, बिरादरी का यही सहारा होता है। बच्चों, एक कथन है, कथन आप जानते होंगे, बिरादरी का यही सहारा होता है। अब इससे संबंधित प्रश्न है, ठीक है। कर किसने किससे कहा, किसने किससे कहा। बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा। दूसरा है, किस प्रसंग में कहा,
किस प्रसंग में कहा। तीसरा है किस आशय से कहा। किस आशय से कहा। एक और प्रश्न है क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है। क्या कहानी में यह आशय किस आशय से। तो बच्चों ये 3 प्रश्न बिरादरी का यही सहारा होता है। इस कथन को किसने किससे कहा, किस प्रसंग में कहा, किस आशय से कहा। इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तो इसी के साथ बच्चों भाग 3, क्योंकि ये कहानी लंबी कहानी है, बड़ी कहानी है, तो भाग 3 हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद आगे का अंतिम जो भाग है तो बच्चों हम आपको वीडियो के माध्यम से फिर भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।